हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शब्द सहचार्य परीक्षण यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस परीक्षण में कुछ पूर्व निश्चित उद्दीपक शब्दों को एक एक करके व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है और व्यक्ति को शब्द सुनते ही उसके मन में जो सबसे पहले शब्द आता है उसको बताना होता है। और सबसे पुरानी प्रक्षेपण विधि शब्द सहचार्य विधि है और सर्वप्रथम गाल्टन ने 1889 में 1879 में शब्द सहचार्य सूची का उपयोग किया। उसने 75 शब्दों की एक सूची का निर्माण एवं प्रकाशन करवाया और विलियम वुंट ने भी शब्द सहचार्य विधि का उपयोग किया। वुंट ने गाल्टन की शब्द सहचार्य सूची के असंबद्ध शब्दों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया और सूची के उद्दीपक शब्दों को प्रोजे के सामने एक एक करके प्रस्तावित किया और प्रोजे किसी भी उद्दीपक को सुनते ही अपना प्रत्युत्तर देता था। फ्रायड ने स्वप्नों की व्याख्या के लिए और मनोविश्लेषण के लिए शब्द सहचार्य विधि का उपयोग किया। यानी कि शब्द सहचार्य विधि में क्या होता है कि कुछ शब्द दिए होते हैं और जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं उसके सामने शब्दों को बोलते हैं। वो शब्द सुनते ही उसके माइंड में जो पिक्चर बनती है, जो शब्द आते हैं, वो उससे पूछते हैं कि आपने शब्द को सुनते ही अपने दिमाग में क्या सोचा, क्या कल्पना की, और उसको बताना होता है और कौन कितने टाइम में उसका उत्तर देता है वो सब चीज़ नोट कर ली जाती है। व्यक्ति मापन के रूप में इस परीक्षण का उपयोग फ्रायड तथा शिष्य विशेषकर युंग द्वारा प्रारंभ किया गया और युंग ने 1904 में 100 शब्दों की एक मानक सूची तैयार की और उपयुक्त विधि द्वारा व्यक्ति की अनुक्रिया को प्राप्त किया। उसके बाद उसका विश्लेषण करके विशेषकर प्रत्येक अनुक्रिया शब्द का सांख्यिक अर्थ यानी कि सिंबॉलिक मीनिंग ज्ञात करके तथा प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम के आधार पर व्यक्ति के सांवेगिक संघर्षों का पता युंग ने सफलतापूर्वक लगाया और इसकी सफलता को देखकर अमेरिका में कैंट तथा रोजेन्फ ने 1910 में तथा रेपापोर्ट ने 1946 में अन्य शब्द सहचार्य परीक्षण का निर्माण किया, जिसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन में विशेषकर साधारण मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के व्यक्तित्व के मापन में सुचारू रूप से किया जाता है। यानी कि स्टेट्स के माध्यम से हम जो साधारण मानसिक रोग होते हैं उनका हम टेस्ट करते हैं और पता चलता है हमें कि वो किस IQ लेवल के हैं, वो कितनी जल्दी किसी के बारे में सोचते हैं और कितना नहीं सोचते हैं। मरे एवं मॉर्गन ने 1935 में शब्द सहचार्य परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व अध्ययनों में किया। इसी प्रकार के रसेल जेनकिंस ने निदान के क्षेत्र में शब्द सहचार्य परीक्षणों का सफल उपयोग किया और रेपापोर्ट ने शब्द सहचार्य परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करते हुए कहा कि इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के सहचार्यात्मक विचारों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है और इसके साथ साथ व्यक्ति के मनोभावों और अंतर्द्वंद्वों आदि का अध्ययन इस परीक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। आज उपचार तथा निदान के क्षेत्र में उस विधि का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेक अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि भावना ग्रंथियों को उद्दीपक करने वाले शब्द प्रत्येक व्यक्तित्व अध्ययन में संबंधित भिन्न भिन्न होते हैं। फिर भी यह उद्दीपक शब्द जीवन के कुछ विशेष पहलुओं से संबंधित होते हैं, जैसे प्रेम, विवाह, मृत्यु, लड़ाई, क्रोध, अन्याय, मृत्यु आदि। जब भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या भावना ग्रंथियों का अध्ययन करना होता है तब विभिन्न पहलुओं से संबंधित कुछ उद्दीपक शब्दों को चुना जाता है और फिर इन उद्दीपक शब्दों को सामान्य उद्दीपक शब्दों में मिलाकर प्रोजे के सामने एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है और प्रोजे को किसी भी उद्दीपक शब्द को सुनकर जो भी मानस पटल पर आए उसे प्रत्युत्तर के रूप में तुरंत बोलना पड़ता है। इस तरह से प्राप्त प्रोजे के प्रत्युत्तरों का विश्लेषण करके व्यक्ति की भावना ग्रंथियों का पता लगाया जा सकता है। रोर्सा और TAT परीक्षणों की तुलना में शब्द सहचार्य परीक्षण विधि अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। फिर भी यह इन
परीक्षणों की तुलना में अधिक प्रचलित नहीं हैं। इसके प्रचलित न होने का मुख्य कारण है कि परीक्षणकर्ता को व्यक्तिगत अध्ययन में शब्द से आचार्य परीक्षण सूची स्वयं तैयार करनी होती है और ये तैयार की गई सूची की प्रामाणिकता कभी कभी संदेहपूर्वक सिद्ध होती है। यानी कि इसमें डाउट रहता है कि जो हमने जो टेस्ट बनाया है, जो सूची तैयार की है, क्या वो सूची सही है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं इसमें हमें गलत उत्तर मिल रहा हो, क्योंकि हमें इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कुछ पता नहीं होता है। धन्यवाद।